ओके, हेडिंग लिखिएगा फ्रेश पेज। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। उसके नीचे लिखना, देयर आर 4 मेन अप्रोचेस there are 4 main approaches to determine the optimal capital structure, and to explain the relationship between to determine the optimal capital structure and to explain the relationship between cost of capital, capital structure, and the value of firm. And the value of firm. Full stop. However, in all the 4 theories, value of the firm is maximized value of the firm is maximized when the cost of capital is minimum. When the cost of capital is minimum. ओके, एक मिनट देखना, याद हो अगर आपको, मैंने केओ का एक फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला आपको सिखाया था। याद आ रहा है क्या? ओके, सो इसी में हम क्या होता है, EBIT इंटू 1 माइनस टी बाई वैल्यू ऑफ फर्म ले लेते हैं। अगर मार्केट वैल्यू लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का, अगर मार्केट वैल्यू एज वेट्स लेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाता है वैल्यू ऑफ द फर्म। तो उल्टा अगर करें तो वैल्यू ऑफ फर्म is equal to EBIT into 1 minus T by KO. Are you with me?
और इसको भी अगर आप फॉर्मूला का लॉजिक समझोगे ना तो इट इज परपेचुइटी, याद है ए बाई आर परपेचुइटी। तो कुछ नहीं, ईबीआईटी आप फॉरएवर कमाओगे, ईबीआईटी आप फॉरएवर कमाओगे तो ए बाई आर, आर इज योर केओ, तो ईबीआईटी बाई केओ। आर यू गेटिंग दिस? let EBIT equal to let's say 45 lakhs, KO अगर 10% है, KO अगर 15% है, KO अगर 20% है, तो वैल्यू ऑफ फर्म कितना आएगा? टैक्स 30%। सॉल्व कर दो। अच्छा पहले एक मिनट शुरू से कॉपी करवाते हैं आपको, पहले 1 मिनट ले लो, कॉपी करते हुए फिर सॉल्व करना। पहला वाला कितना आएगा? 45 लाख इंटू 70% बाई 10% कितना आएगा? हाँ जी, पहला वाला कैसे? 45 लाख इंटू 0.7 डिवाइड बाई 10%।
हाँ जी, इससे आपको ये समझाना चाह रहे हैं खाली कि जब केओ मिनिमम होगा तो वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम होगा। ये एक लाइन का खाली एक्सप्लेनेशन दे रहे थे ये 5 मिनट का एग्जांपल से, क्योंकि 4 थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूं मैं, चारों आज नहीं होगा, आज 1 या 2 करवाएंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू होगा। लेकिन ये चारों थ्योरी का मुद्दा अल्टीमेटली ये होगा कि हम केओ मिनिमम करने का कोशिश करेंगे। केओ जब मिनिमम होगा तो वैल्यू मैक्सिमम होगा, ये आपको स्क्रीन पे देख के समझ में आ रहा होगा। अब केओ मिनिमम कब होगा, ये अलग अलग अजम्पशन के बेसिस पे अलग अलग मॉडल का अपना अलग अलग मानना है, वो हम लोग सीखेंगे। लेकिन अल्टीमेटली हमारे को केओ मिनिमम करना है, बिकॉज व्हेन केओ इज मिनिमम देन वैल्यू इज मैक्सिमम। आर यू वेरी कंफर्टेबल विद दिस लाइन? ओके, वेरी गुड, वी आर रेडी नाउ, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट अप्रोच, हेडिंग लिखिएगा नेट इनकम अप्रोच, वी कॉल दिस एनआई। नेट इनकम अप्रोच, एनआई अप्रोच। ओके, इसके नीचे लिखिएगा पहले एक राइट, अच्छा इसमें हर एक मेथड में मैं 3 लेवल पे चलूंगा। पहले एक बेसिक राइटअप आपको लिखवाऊंगा, फिर डायग्राम के साथ की पॉइंट्स पैराग्राफ बुलेट में लिखवाऊंगा। पहले एक पैराग्राफ लिखवाऊंगा, फिर डायग्राम बनवाऊंगा और डायग्राम के साथ की पॉइंट्स बुलेट में लिखवाऊंगा, और फिर लिखवाऊंगा फॉर न्यूमेरिकल्स। फॉर न्यूमेरिकल्स यानी अगर एनआई अप्रोच का सम आएगा तो क्या करना है। थ्योरी के लिए पैराग्राफ होगा, डायग्राम होगा, की पॉइंट्स होगा। फॉर न्यूमेरिकल्स अलग से लिखवा दूंगा कि अगर न्यूमेरिकल्स आएगा तो एनआई अप्रोच का सम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो बहुत क्लियरली पढ़ाई करते हुए चलेंगे। थ्योरी के लिए अपने लिए पूरा राइटअप रेडी होगा, फॉर न्यूमेरिकल्स नीचे अलग से लिखा हुआ होगा कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है। आर यू विथ मी एवरीवन? ओके ओके, लिखिएगा एनआई अप्रोच के नीचे फर्स्ट पैरा, अ फर्म दैट फाइनेंसेस इट्स एसेट्स ओनली बाय इक्विटी, a firm that finances its assets only by equity is called a unlevered firm. Is called an unlevered firm, full stop. A firm that uses debt in its capital structure is called a levered firm. A firm that uses debt in its capital structure is called a levered firm. Is called levered firm. Full stop. In an unlevered firm,
net income in an unlevered firm, net income ब्रैकेट में income for equity in an unlevered firm, the net income bracket में income for equity is equal to the net operating income whereas in a levered firm net income is net operating income minus interest. Whereas in a levered firm, net income is net operating income minus interest. Minus interest. In a levered firm, net income is equal to net operating income minus interest. Full stop. Next para. Under the NI approach, KD and KE are assumed to be constant. Under the NI approach, KD and KE are assumed to be constant. Full stop. As the proportion of debt bracket degree of leverage, as the proportion of debt bracket degree of leverage increases, as the proportion of debt bracket degree of leverage increases, as the proportion of debt bracket degree of leverage bracket close increases, KO constantly decreases. KO constantly decreases and value increases. KO constantly decreases and value increases. Full stop. The value of the firm is maximum when the KO is minimum the value of the firm is maximum when the KO is minimum, that is when KO equal to KD, that is when KO equal to KD, that is when the firm is 100% debt financed. That is KO equal to KD, that is when the firm is 100% debt financed. Full stop. Next paragraph. Under NI approach, increase in leverage decreases the KO and vice versa. Under NI approach, increase in leverage decreases the KO and vice versa.
full stop. The optimum capital structure is a theoretical point. The optimum capital structure is a theoretical point, ब्रैकेट में लिखना 100% debt financed. The optimum capital structure is a theoretical point, ब्रैकेट में 100% debt financed. The optimum capital structure is a theoretical point, bracket 100% debt financed, bracket close, which is practically not possible. The optimal capital structure is a theoretical point, bracket 100% debt financed, which is practically not possible. केई और केडी में कौन सा ज्यादा होगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नॉलेज, केई और केडी में कौन सा ज्यादा होगा? केडी या केई? केई ज्यादा होगा। डेट से हमेशा प्रेफ का कॉस्ट ज्यादा होगा, प्रेफ से इक्विटी। याद नहीं, आपने बताया था कि डेट अगर 8-9 होगा तो प्रेफ 11-12 होगा, इक्विटी 15 होगा। याद आ रहा है एवरीवन? तो केई विल ऑलवेज बी हायर देन केडी। अब इस मेथड को जो आपको पैराग्राफ में लिखवाया, ध्यान से समझना नेक्स्ट 5 मिनट्स। अपने क्या बोल रहे हैं? अंडर दिस मेथड केडी एंड केई आर कांस्टेंट। केडी हॉरिजॉन्टल लाइन है, केई हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसका मतलब ये अजम्पशंस वेग है, बहुत वेग अजम्पशंस है, लेकिन इसका मतलब कि अगर मैं 1 रुपया का लोन लूंगा तो जितना कॉस्ट पड़ेगा 100 रुपया का लोन में भी उतना ही पड़ेगा, 100 करोड़ का लोन में भी उतना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली दैट डज नॉट हैपन। रियल लाइफ अगर आप लोन बहुत ज्यादा लेंगे तो आपका बिजनेस क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो बैंक क्या करेगा? कॉस्ट ऑफ लोन, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। लेकिन यहां बोल रहा है आप जितना भी लोन लेंगे सेम कॉस्ट केडी पे आपको मिल जाएगा। सेकंड, अगर बिजनेस में डेट बहुत ज्यादा होगा, अगर बिजनेस में डेट बहुत ज्यादा होगा तो इक्विटी के लिए रिस्क बढ़ेगा। अगर इक्विटी के लिए रिस्क बढ़ेगा तो वो लोग ज्यादा रिटर्न चाहेंगे, केई ज्यादा चाहेंगे। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है केई इज कांस्टेंट, मतलब मेथड, एनआई मेथड बोलता है केई इज कांस्टेंट। ये अजम्पशंस का ड्रॉबैक साथ साथ में लॉजिक समझा रहा हूं, लेकिन मेथड बोलता है केडी इज कांस्टेंट, केई इज कांस्टेंट। आर यू विद मी? अब अगर केडी केई कांस्टेंट है तो जितना ज्यादा डेट होगा उतना कॉस्ट ज्यादा होगा या कम होगा? वापस केडी केई अगर कांस्टेंट है तो जितना ज्यादा डेट होगा कॉस्ट उतना कम होगा या ज्यादा होगा? ऋषिका, अंजलि, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेड। एब्सोल्युटली गलत है। अगर एक 10 रुपया का सामान है, एक 20 रुपया का सामान है, जितना ज्यादा 10 रुपया का सामान होगा एवरेज कॉस्ट कम होगा या ज्यादा? जितना ज्यादा 10 रुपया का सामान होगा एवरेज कॉस्ट कम होगा या ज्यादा?
कम होगा तो केडी कम है, केई ज्यादा है, तो जितना ज्यादा डेट होगा, जितना ज्यादा सस्ता माल होगा, उतना एवरेज कॉस्ट कम होता जाएगा। लॉजिक को फिट करिए एकदम क्लियरली। केडी सस्ता है, केई महंगा है, दोनों कांस्टेंट है। जितना ज्यादा डेट होगा, डिग्री ऑफ लेवरेज बढ़ रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। डिग्री ऑफ लेवरेज यानी प्रोपोर्शन ऑफ डेट। मेरे कंपनी में 10% लोन है, 50% लोन है, 80% ऑफ द कंपनी लोन है, 90% ऑफ द कंपनी लोन है, कितना प्रोपोर्शन ऑफ लोन है। तो जितना ज्यादा कंपनी में लोन होगा, जितना ज्यादा डेट होगा, उतना एवरेज कॉस्ट कम होता चला जाएगा। द केओ कर्व विल बी लाइक दिस। हमने केओ को टच नहीं कराया। इसका सिंपल लॉजिक है, क्या ऐसा कंपनी हो सकता है जिसमें ओनर का कैपिटल 0 हो और 100% कंपनी डेट फाइनेंस्ड हो? कोई ऐसा कंपनी में पैसा लगाएगा ही नहीं, बैंक ऐसा लोन देगा ही नहीं, कोई ऐसा लोन नहीं देगा जहां ओनर का कोई कैपिटल नहीं है। ओनर से इक्विटी शेयर कैपिटल को देखकर डेट पैसा लगाता है, क्योंकि उसको पता है मेरे पीछे 500 करोड़ वाले खड़े हैं, मेरे बाद उनको पैसा मिलेगा, तो मेरा पैसा उनसे ज्यादा सेफ है। सो डेफिनेटली विदाउट इक्विटी डेट में पैसा नहीं मिलेगा। तो बुक बोलता है 100% जब डेट होगा तभी केओ सबसे कम होता चला जाएगा। लेकिन 100% डेट फाइनेंस कंपनी हो ही नहीं सकता, इट्स इम्प्रैक्टिकल पॉइंट। लेकिन ऑप्टिमम वही है जब 100% डेट हो, वरना जितना ज्यादा आप लोन ले सकते हैं, ये कंपनी बोलता है, ये मेथड बोलता है, आप कंपनी में जितना ज्यादा लोन लेंगे उतना ज्यादा आपका कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा। आप अगर पूरा कंपनी उधार पे चलाते हैं तो आप बेस्ट हैं। समझ रहे हैं क्या आप? आर यू विथ मी? मैं ड्रॉबैक साथ साथ में समझा रहा हूं अपने को, ठीक है ना। एनआई अप्रोच का सिंपल अजम्पशंस है, केडी इज कांस्टेंट, केई इज कांस्टेंट, केडी कांस्टेंट, केई कांस्टेंट, केओ कांस्टेंटली फॉलिंग एज proportion of debt increasing. That's the summary of it. Optimum point is 100% debt finance, which is impractical point because practically real life में that is not possible. But that is the optimum point. 100% अगर लोन पे कम नहीं चल रहा हो तो। Are you with me everyone? Okay. So quickly copy the diagram उसके बाद। Everyone done? Finish कर लो। ओके, इसके नीचे की पॉइंट्स लिखना। Key points. Point number 1. There are only two sources of capital, debt and equity. There is no pref. There are only two sources of capital, debt and equity. There is no pref. यहाँ पे pref का assumption है कि pref है ही नहीं, सिर्फ debt और equity है। There are only two sources of capital, debt and equity. There is no pref. Point number 2. Point number 2. There are no taxes or transaction costs. कोई टैक्स नहीं है, सब वेग assumptions है बट assumptions based है। There are no taxes or transaction costs. Point number 3. KD and KE are assumed to be constant and parallel to each other. KD and KE are assumed to be constant and parallel to each other.
पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 होगा ना, पॉइंट नंबर 4 लिखना। As the proportion of debt increases, as the proportion of debt increases, KO constantly decreases. As proportion of debt increases, KO constantly decreases. As more of cheaper debt is mixed with expensive equity. As more of cheaper debt is mixed with expensive equity. As more of cheaper debt is mixed with expensive equity. Full stop. Point number 5. Greater the proportion of debt, greater the proportion of debt, lower would be the KO. Greater the proportion of debt, lower will be the KO, and higher would be the value of firm. And higher would be the value of firm. Full stop. The optimum capital structure, the optimum capital structure is when the firm is 100% debt financed. The optimum capital structure is when the firm is 100% debt financed, which is practically not possible. The optimum capital structure is when the firm is 100% debt financed, which is practically not possible. क्लियर है क्या? उसके नीचे लिख लो, इसी के अंदर हम लोग एक ही मेथड कर रहे हैं आज फॉर न्यूमेरिकल्स। अब अगर एनआई अप्रोच का सम्स आएगा तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एनआई यानी नेट इनकम इज द इनकम फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। NOI is net operating income. नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब ऋषिका? वेरी गुड। सोचो, एक मिनट सोचो, ध्यान से सोचना। अगर मेरे बिजनेस में कोई डेट नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई प्रेफ नहीं है, तो क्या होगा? एनआई इज इक्वल टू एनओआई। ईबीआईटी से कुछ माइनस इंटरेस्ट नहीं होगा, पीबीटी माइनस टैक्स नहीं होगा, पैट माइनस प्रेफ नहीं होगा, पाफेश। ईबीआईटी इक्वल टू पाफेश, एनआई इक्वल टू एनओआई। आर यू विथ मी एवरीवन? इन अ लीवर्ड फर्म, एनआई इज इक्वल टू एनओआई माइनस आई। लीवर्ड है यानी डेट है। अगर डेट है तो इंटरेस्ट माइनस होगा, फिर जो पीबीटी आएगा टैक्स है नहीं, पैफ है नहीं, वही अपने लिए एनआई होगा।
आर यू विथ मी? एक एक मतलब हाइट्स जो लाइफ में हुआ था मेरे साथ, एक बार हुआ था। एक बच्चे को मैं ये फॉर्मूला पढ़ा रहा था, मतलब एक बैच में, और एक बच्चे ने पूछा सर NOI माइनस आई तो NO होना चाहिए। मतलब सारा लॉजिक वहां पे ब्रेक हो गया था मेरा। NOI माइनस आई मतलब ये लेटर्स है, ऐसा नहीं है कि NOI माइनस आई NO हो जाएगा। नेट ऑपरेटिंग इनकम है, माइनस इंटरेस्ट इज नेट इनकम अपने लिए, ठीक है ना। NI इज NOI माइनस आई, नॉट NO, NI। समझ में आई? यस, ओके, फिनिश कर दे बस। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी, इसको हम बोलेंगे S इज इक्वल टू NI बाई के। पाफेश बाई के, A बाई आर, परपेचुइटी फॉर्मूला A बाई आर। डिविडेंड वाला मेथड में डिविडेंड बाई के इज इक्वल टू डिविडेंड बाई प्राइस, तो प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड बाई के। अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन अप्रोच, अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन याद है, के इज इक्वल टू ईपीएस बाई एमपीएस। तो एमपीएस क्या होगा? ईपीएस बाई के। वो पर शेयर हो गया, तो टोटल क्या होगा? एमपीएस इज पर शेयर, ईपीएस इज पर शेयर, तो टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी इज टोटल पाफेश बाई के। पाफेश इज एनआई फॉर अस, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी इज एनआई बाई के। हम लोग ये दो फॉर्मूला यूज करेंगे सबसे ज्यादा एनआई अप्रोच का सम्स में। वैल्यू ऑफ इक्विटी विल बी एनआई बाई के एंड वैल्यू ऑफ फर्म विल बी एस प्लस डी। कॉपी कर लो ना प्लीज फॉर न्यूमेरिकल से। ओके, वेरी गुड, आगे जा रहे हैं, मूविंग फॉरवर्ड। पहला मेथड सीखा है आपने बेसिक। अगर थ्योरी आया एक्सप्लेन एनआई अप्रोच, पूरा पैराग्राफ की पॉइंट्स डायग्राम आपके पास है। सम्स आएगा कुछ नहीं सर, नेट इनकम निकालना इक्विटी वालों के लिए, और इक्विटी का रिटर्न के इक्विटी का वैल्यू कितना होगा? एनआई बाई के। बिजनेस का वैल्यू कितना होगा? बिजनेस का वैल्यू इज इक्विटी का वैल्यू प्लस डेट का वैल्यू। डन क्या साक्षी? लेट्स से ये होमवर्क दे रहे हैं। केडी के ई कांस्टेंट दे दिया आपको 8%, 15%। देखो अब डब्ल्यू अगर बढ़ता जाएगा तो आइडियली आपका केओ घटना चाहिए। दैट इज व्हाट एनआई अप्रोच इज। हो रहा होगा क्या आप देखोगे। सर केओ इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे? नॉर्मल केओ का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब यहां पे तो ईबीआईटी वगैरह नहीं है ना अपने पास, तो यहां पे नॉर्मल वाला केओ का फॉर्मूला लगाएंगे, डब्ल्यू डी के डी प्लस डब्ल्यू ई के। ये फॉर्मूला में भी लिख के रखो, कई बार क्या होगा ना अपने को इसी तरीके से सॉल्व करना रहेगा तो कुछ नहीं। ये केओ का मेथड अपने को किसी में भी अप्लाई करना पड़ सकता है, कोई भी मेथड के साथ। केडी के जो
मेथड का होगा उसके हिसाब से होगा, कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, जो भी है क्वेश्चन दे देगा। ये वाला मेथड ये वाला फॉर्मूला हर एक मेथड में अप्लाई करना पड़ सकता है, बाकी जो दूसरा है वो हर एक मेथड का अलग अलग होगा। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल क्लियर है? ओके, आप ये होमवर्क में करोगे, एक दो सम और होमवर्क का दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 आप होमवर्क में लोगे। खाली ये याद रखिएगा, पीई रेशियो अगर आपको याद हो, मैंने बताया था इज एमपीएस बाई ईपीएस। वेरी गुड। और आपको निकालना क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। आपको एमपीएस निकालना है, तो ये इनकम स्टेटमेंट वगैरह को यूज करके पहले खाली ईपीएस निकाल दीजिए, और ईपीएस से पी रेशियो के मदद से आप एमपीएस निकाल दीजिए। बस इतना सा सम है, ईपीएस निकालने का सम है इनडायरेक्टली। खाली होमवर्क होगा। ट्वेंटी 27 होमवर्क है, कुछ नहीं, ईपीएस निकालने का समय। सब छोटा छोटा समय फिनिश करवा रहे हैं। ठीक है, अभी इतना ही होगा। 2 सम है और एक एग्जाम्पल है। ये 3 सम आप होमवर्क में करते हो और नेक्स्ट डे यहीं से अपने कंटिन्यू करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।